हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह विद्याकुल पर। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी कोई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हो बच्चों? आप लोगों का कमेंट रुका हुआ क्यों है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या आप हमें सुन पा रहे हो? एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे यस नो रिप्लाई कर देंगे। आज हिंदी व्याकरण का एक शानदार सबसे पहला क्लास है इस सेशन के लिए, तो आप सभी कोई जुड़ जाएंगे बच्चों। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। मैं लेट हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर आप लेट हो गए हैं। बोले हाँ जी हाँ जी, लेट तो हो गया हूँ, माफ कर देना। हाँ, लव यू सो मच सर, लव यू जी। कॉमेडी वाला, क्या बात है। हाँ, तो ऑडियो क्लियर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑर्थोग्राफी। मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण बड़ा अथाह है, एक सागर है, एक समुद्र है। पर हम लोग क्या करेंगे, तो अपना एक टारगेट सेट है कि बोर्ड एग्जाम के टारगेट के अगर मिशन से देखा जाए, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। मतलब आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि आप बेहतर कर पाए, ठीक है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ण विचार। बड़ा शानदार तरीके से ट्रिक के हिसाब से देखेंगे, समझेंगे। बचपन से आप चीजों को पढ़ते आ रहे हो, तो ये हम लोग करेंगे। और डीपली में तो हमारी टीम आप लोगों को पढ़ा ही रही है एप्लीकेशन पर, बहुत शानदार तरीके से। तो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत शानदार सेशन है आप सभी के लिए। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। आपको पता है कि व्याकरण के जो ये पार्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये गारंटी दावे के साथ मैं कह सकता हूं वर्ण विचार से। तो बस जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन पे बने रहिए। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि आपका पूरा व्याकरण का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, सॉरी यार, टॉपिक है, चैप्टर्स जिसको आप कह सकते हो, वो ये टॉपिक पढ़ना है। वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य विचार, रस, अलंकार। देखिए रस आपकी किताबों में है, अलंकार भी है। अलंकार भी पूछता है व्याकरण के काव्य पाठों से, तो उसमें मैं अलंकार आपको पढ़ा दूंगा। पत्र लेखन है ही, संक्षेप लेखन है ही, निबंध लेखन है ही। तो कुल मिला के ये आपको पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज सबसे पहला वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलो जी। पहले बात आती है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है ये बात आती है, उसके बाद वर्णमाला आती है। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। वर्ण, हाँ, जिसको खंडित न किया जा सके, जिसको अब नहीं तोड़ा जा सके, मतलब एक अंतिम टुकड़ा, एक अंतिम टुकड़ा जो अब नहीं टूटेगा, उसको बोलते हैं वर्ण, अर्थात अक्षर। अक्षर जिसका क्षरण ना हो, अक्षर जिसका क्षरण ना हो, मतलब जिसको अब खंडित नहीं किया जा सके, जिसको अब तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप चीजों को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझना जी बच्चों, बहुत शानदार तरीके से। जैसे अगर हम लिखते हैं अ, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अ अब टूट सकता है क्या? नहीं, ये टूटा हुआ है। लेकिन अगर मैं क की बात करूं, पूरा क की बात करूं, तो इसको आप तोड़ सकते हो आधा क में, आधा क, यानी क में हलंत, और इसके उच्चारण में अ आ रहा है, तो अ स्वर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क तो आप इतना लिख सकते हो ना, तोड़ सकते हो ना, आधा क और अ। अरे बोलो जी, क को तो तोड़ सकते हो, आधा क प्लस में अ। हालांकि प्लस में, यहां पर प्लस को धन कहा जाता है। धन, धन मतलब जोड़, ठीक है बच्चों। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ कि जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों वर्णों का एक समूह होता है, क्रमबद्ध, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और 52 वर्ण होते हैं टोटल, या ध्वनि। वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण को क्या कह सकते हैं बच्चों? ध्वनि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप सभी कोई चैट सेक्शन में जवाब दो। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बता दीजिए सभी कोई। ओए होए, बताओ बच्चों। अरे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओहो, 52। वेरी गुड, आप सबका जवाब आ गया 52। तो इसको अब नहीं तोड़ सकते हो, ये वर्ण है। इस आधा क को नहीं तोड़ सकते हो, ये वर्ण है। तो जिसका खंडन ना हो सके वो वर्ण होता है बच्चों। अब 52 को हम लोग गिनेंगे कि ये 52 कौन कौन है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सब पढ़ते आए हो जी सर। तो देख लो अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये देख लिया आपने। तो अ से लेके अह तक पूरा अ आ ई ओ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये आपको मिल गया। जिसमें से अ से लेके औ तक को हम लोग कहते हैं कि ये स्वर वर्ण है। अंग्रेजी में जिसको आप 5 वॉवेल मानते हैं ना, हिंदी में ये टोटल स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 स्वर वर्ण होते हैं। अभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा स्वर वर्णों की संख्या होती है, तो स्वर वर्ण टोटल हो गए 11। उसके बाद अंग और अह, यानी अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों। ये अयोगवाह है। अंग अह, अनुस्वार और ये विसर्ग। आगे देखिएगा, तो कुल मिला के इधर 13 हो गया। उसके बाद क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि इसको बोल देते हैं हम लोग एक साथ में क वर्ग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? च वर्ग, क्योंकि पूरा च से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पूरा क्लास को च वाला वो क्लास कहेंगे। ये क क्लास, ये ट क्लास, यानी कि ट वर्ग। और ये हो जाएगा बच्चों त वर्ग। और ये प वाला स्टार्ट है तो प वर्ग, यानी क च ट त प। क्या? क च ट त प, क च ट त प, तो क च ट त प, यानी कि क से लेके म तक इसका उच्चारण जब आप करते हैं तो स्पर्श होता है, तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उधर पीछे वाली स्लाइड में आपने कितना देखा था? 11 और 2 13 उधर थे, और मेरे भाई इधर आपको ये 25 मिल गया। ये टोटल 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो क से लेके म तक कितना हो गया जी? 25। अब पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप चैट सेक्शन में लगा लो, आप चैट सेक्शन में लगा लो इसका जवाब फटाफट से। हाँ बच्चों, चैट सेक्शन में लगा लीजिए सभी कोई। मैं पूछ रहा हूं 25। वेरी गुड। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। इसके बाद देख लीजिए य र ल व, इसमें हलंत लग जाए तो और शानदार हो जाएगा। क्यों? मैं बताऊंगा। य र ल व को अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं, तो ये हो गया 4। ये हो गया तलाबिश मूर्धनिश दंतिश ह, ये भी हो गया बच्चों उष्म व्यंजन जिसकी संख्या 4। उसके बाद छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त होते हैं, ये भी हो गए 4। और ड़ और ढ, ये हो गया द्विगुण व्यंजन जिसके नीचे तल में बिंदु दिख रहा है, तो ये हो गया 2। अब टोटल ऐड कर लो, 13 पीछे है, 13 पीछे है ना, और 25 ये हो गया, तो 13 5 18। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? 13 25 10
35, 3 38, 4 42, 4 46, 4 50, 2 52। तो कुल टोटल कितने हो गए बच्चों? 52 हो गए। तो 52 आपको वर्ण दिखाई दे दिया। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 आपको दिख गया। अब समझ लीजिए, आगे हम लोग चीजों को आगे चर्चा करते हैं कि ये वर्ण कहां से आए, कैसे आए। वर्ण की जब शादी हुई, वर्ण की जब शादी हुई, हम लोग चले बाराती। वर्ण की जब शादी हुई, हम लोग चले बाराती, और भोजन की वहां कमी न हुई, पूरी चले दिन राती। तो बाराती में हम लोग गए थे, भोजन की कमी नहीं हुआ, दिन रात यह पूरी चला बच्चों। तो वर्ण के कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक का नाम स्वर वर्ण और दूसरे का नाम व्यंजन वर्ण। मोटा मोटी आपने दोनों को देख लिया कि स्वर वर्ण टोटल कितने नंबर होते हैं, इसकी कुल संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी, तो आपने क्या देखा था? 11। 11 था ना भाई। मैं बोल रहा हूं, जब इसकी शादी हुई, जब इसकी शादी हुई, हम लोग चले बाराती और भोजन की ना कमी हुई, वहां पूरी चले दिन राती, पूरी खूब मिला था। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? ये हो जाता है 33, 33, 33। कैसे सर? देख लो, स्पर्श व्यंजन 25 है, 4 अंतः अस्त और 4 ये, तो 25 से 4 29, 4 33 होता है। आगे हम सबकी चर्चा कर लेंगे आगे। तो वर्ण की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से फटाफट से यस और नो लिख दो जी, ए जी। तब तक मैं पानी पी लूं जी। चैट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट से। शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। सर आज मेरा बर्थडे है, किसका? फील पीस हार्ट जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आप प्रतिदिन निरंतर एक नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते रहे, खूब आगे बढ़ते रहे। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड। अब चलते हैं स्वर वर्ण की तरफ कि स्वर वर्ण क्या है। जब इसकी शादी हुई, इसके 2 पुत्र हुए, तो बड़े पुत्र से पूछा गया, स्वर वर्ण से पूछे हम लोग। एक दिन रास्ते में मिल गया, अरे भाई तुम वर्ण के बेटे हो? बोला हाँ, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछ रहे हैं, एक्चुअली तुम्हारे पिताजी की जब शादी हुई ना, तो हम लोग बाराती गए थे और बड़ा पूरी चला था वहां पे, दिन रात पूरी मिला था। बोला अच्छा? बोले हाँ। तो हम बोले कि एक बात बताओ, जब तुमसे कोई पूछेगा कि आप कौन है, तो क्या जवाब दोगे? हम पूछे इससे, किससे? स्वर वर्ण से। कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तो तुम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? बोला ये तो बात सही है। तो बगल में इसका भाई खड़ा था, बगल में इसका भाई खड़ा था व्यंजन वर्ण। हम सेम सवाल इससे भी पूछे, हम सेम सवाल इससे भी पूछे कि भाई तुम दोनों में से कोई तो अपना इंट्रोडक्शन दो। तो स्वर वर्ण चुप था, व्यंजन कुछ बोलना चाहा, तो उसके बोलने से पहले हम आपको बता देते हैं एक बात, तब उसका जवाब हम आपको सुनाएंगे कि व्यंजन वर्ण ने हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था। व्यंजन वर्ण ने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर वर्ण वो होता है बच्चों जिसका उच्चारण के लिए किसी और की सहायता न लेनी पड़े। स्वर वर्ण, स्व 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 मतलब स्वतः, अपने आप। ये एक चीज आप लॉजिक से कनेक्ट कर लीजिए। स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी की सहायता न लेनी पड़े, इसको बोलने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण पूर्ण उच्चारण वाले होते हैं, अपने आप में। आ बोल रहे हैं तो अ ही आ रहा है, आ ई ऊ, समझ रहे हो? तो अगर हम स्वर वर्ण की बात करते हैं ना, तो स्वर वर्ण कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो, यह किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी बच्चों? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण में कुल कितने थे? 11 थे। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ, ये 11 होते हैं। ये कितने होते हैं जी बच्चों? 11 होते हैं। 11 टोटल है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर वर्णों की संख्या, स्वर
वर्णों की संख्या, तो आप क्या कहोगे? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनका वर्गीकरण देख लीजिए, इनको अलग अलग आधार पर हम लोग बांटते हैं। स्वर वर्ण की अगर भेद की बात करते हैं तो स्वर वर्ण को आप उच्चारण के आधार पर बांट सकते हैं, उच्चारण में लगे समय के आधार पर, और एक होता है जाति के आधार पर बांटना। कि इन 11 को पढ़ने में किसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, किसी को बोलने में कम समय लगता है। अब देख लीजिए, आ, आ, ई, उ, हर्ष ई, हर्ष मतलब छोटकी, एगो दीर्घ ई है मतलब बड़की, एगो हर्ष उ मतलब कि छोटका उ, और दीर्घ उ मतलब कि बड़का। तो ये उच्चारण का समय तय करता है बच्चों। उच्चारण के समय के आधार पर इनको हम लोगों ने बांट दिया। प्रायः वैसे 2 होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी आप रख लीजिए, प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर जो सबसे छोटा वाला है, जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, जिसके उच्चारण में जो समय होता है वो सबसे कम लगेगा। अ को बोलने में सबसे कम लगेगा। हर्ष ई जो होता है ना, आप देखिए यहां पर लिखा है संधि, तो हम लोग आम बोलचाल में संधि पढ़ते हैं, लेकिन ई पर जोड़ नहीं देना होता है। सांधि लोग कहते हैं, सांधि मतलब धा में ई हल्का रूप से बोला जाता है, हम लोग कहते हैं संधि। तो ई पर जोड़ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ये हर्ष ई है। इसकी मात्रा देखिए, मात्रा, ये इसको मात्रा कहते हैं। ये हर्ष ई की मात्रा हो गई, ये दीर्घ ई की मात्रा, ये हर्ष उ की मात्रा, ये दीर्घ उ का, और आ की मात्रा एक खड़ी पाई रहता है। तो ये मात्रा होता है बच्चों। तो बात ये समझना है आपको कि उच्चारण में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर इसको बांट दिया गया। तो सबसे छोटका समय जो उतना में लागी, ओकरा के हर्ष स्वर कहल जाई। क्या कहेंगे साथियों? हर्ष स्वर। यानी यहां पर देख लो, आ, हर्ष ई, हर्ष उ, और एक आप ले लीजिए री। ये 4। अब याद रखना है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? फटाफट से बता दीजिए चैट सेक्शन में, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या 4। वेरी गुड। तो हर्ष स्वर हो गया 4। अब जो बचा वो है दीर्घ स्वर। अब उसमें क्या बचता है? बड़ा आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला उ, सामान्यतः ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। एक सेकंड बच्चों। समझ गए जी बच्चों? तो मैं ये बता रहा था, यही है। ये हो गया 7। तो इनकी संख्या 7 होती है। अब इसमें जो आप ए, ऐ, ओ, औ देख रहे हो, इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न भिन्न 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अ और ई मिलेगा, अ या आ या हर्षई दीर्घई, ये मिला लेते हो ना, तो क्या बन जाता है? ए, ऐ बनता है। इसी तरह से मिलने पर ओ बनता है, औ बनता है। तो आगे एक बात जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा, ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः हर्ष स्वर की संख्या 4 हुई, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और दीर्घ मतलब कि इसके उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर ये अलग हो गया, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, जिसकी संख्या 7 होती है। समझ गए जी बच्चों? फटाफट से चैट सेक्शन में जवाब दो तो एक बार, सभी कोई चैट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी। वाह, लड़का आरा जिला लिख रहा है। अरे आरा जिला घोर बातो कवना बात के डर बा। यही गाना याद दिला रहे थे ना? एगो गाना निकला था भोजपुरी का, सब कोई सुना है, और बड़ा हिट गाना हुआ था। नहीं, चैट सेक्शन में लिखा था। तो समझ गए जी बच्चों?
हाँ जी गुरुदेव, चलिए जी बढ़िया है, आगे देख लीजिए। अब आ गया प्लुत स्वर। इसको बोलने में और ज्यादा समय लगता है। आपने अक्सर नाटकों में मंत्र के उच्चारण में जैसे ओम लिखा जाता है, तो ओम में आप देखे होंगे ऐसा प्लुत स्वर का ऐसा आपने देखा होगा, तीन की तरह लिखा होता है ओम। तो ये टानता है, इसके उच्चारण में और ज्यादा समय लगता है। तो मंत्र उच्चारण वगैरह में इसका उपयोग प्राय होता है, नाटक वगैरह में, संगीत वगैरह में भी आपको दिख जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर, ये हो गया उच्चारण के आधार पर, जिसमें आप देख रहे हैं ये 4 हो गए और ये हो गए टोटल 7। अब जिसमें से आप इन चारों को संयुक्त स्वर या संध्या स्वर भी कह सकते हो, संयुक्त स्वर या संध्या स्वर, क्योंकि ये संधि होकर के जुड़ करके बने होते हैं, इसलिए प्लुत स्वर आप समझ गए। इसके बाद आता है बच्चों जाति के आधार पर, यानी कि एक को कहते हो सजातीय, एक को कहते हो विजातीय। जब समान जाति वाले मिलते हैं ना, जैसे अ आ, बस मात्रा इनकी एक छोटी बड़ी वाली है, अ में कोई मात्रा नहीं है, आ में मात्रा है। अ आ, हर्ष ई और दीर्घ ई, तो ये एक जाति वाली है, बस मात्रा का अंतर। लेकिन इसमें देख लीजिए पूरी तरह से अंतर हो जाता है। एक अ आ गया तो एगो ई आ गया, एगो ईर्घाट तो एगो दीर्घाट, पूरी तरह से मात्रा में अंतर आ गया। एक आ गया तो कोई ऊ आ गया, तो किसी तरह से मेलजोल नहीं रहता है, उसको विजातीय वर्ण कहते हैं। अगर यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कौन सा जो युग्म है वो सजातीय वर्ण है या विजातीय वर्ण है, आप तो बता सकते हो आराम से, यस। अब चलिए ये हो गया बच्चों स्वर की कहानी। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि जब हम इनसे इंट्रोडक्शन पूछे थे तो स्वर तो बेचारा चुप था, लेकिन व्यंजन वर्ण ने एक बड़ा शानदार गाना गा दिया। हमने पूछा भाई कि व्यंजन वर्ण तुम बता दो, हो कौन? व्यंजन वर्ण, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो बच्चों उससे पहले 12 खड़ी देख लीजिए आप। आपने जो भी पढ़ा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री हटा दीजिए, ए ओ अंग अ, इन सबको, इनकी जो ये आप देख रहे हैं ये मात्रा है, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना क्या है? मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं है, आ में एक खड़ी पाई है। हर्ष ई की मात्रा हम लोग पीछे से ऐसे उड़ाते हैं और ऐसे कंबल चादर घूंघट आगे से उड़ा देते हैं। हर्ष उ दीर्घ उ, ए पे एक एकले, ए पे 2 रहता है, ओ औ अंग अह, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको अयोग वाह कहते हैं। अब मैं यहां पर आपको चर्चा करूंगा कि अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं इन दोनों को कहते हैं बच्चों अयोग वाह। अयोग वाह, हालांकि ये तो कहीं का नहीं होता है, ये तो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ना ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, लेकिन अर्थों का निर्वाह करते हैं, अर्थों का वाह करते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह कहा जाता है। लेकिन ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, लेकिन अर्थों का निर्वाह करते हैं, वाह करते हैं, इसलिए अयोग वाह कहते हैं बच्चों। तो अयोग वाह समझ गए सभी कोई? बताइए सभी बच्चे। अनमोल कश्यप जी आपका बात बिल्कुल सही बोल रही है। कौन लड़की है साबिया? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो किसी और को? हाँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही है साबिया? साबिया एक जनी के काल फूकले रही, रजनीकांत गर्ल फूकनी के उधिया गईली, तो साबिया आपको भी एक बार हवा मारेंगे, फूक देंगे, एक ही बार धड़ाम से दीवार में जाकर लड़ जाइएगा। पढ़ाई पे फोकस करिए, नहीं तो जो भी बच्चे हैं बच्चों ध्यान से पढ़ाई पे फोकस करिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, मन लगा के पढ़िए। तो 12 खड़ी देख लीजिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, इन मात्राओं को व्यंजन वर्ण के साथ कैसे जोड़ा जाता है, जिसमें स्पर्श के साथ। अब आधा क उठा लीजिए, क में हलंत, इसमें एक बार अ जोड़िए, फिर इसमें आ जोड़िए, फिर हर्ष ई जोड़िए, दीर्घ ई जोड़िए, हर्ष उ जोड़िए, दीर्घ उ जोड़िए, ए जोड़िए, ए जोड़िए, ओ जोड़िए, औ जोड़िए, अंग जोड़िए, अह जोड़िए, तो बन जाएगा काकहारा। बचपन में बड़ी मार खेले रहे ककाहारा याद किला खातिर,
हाँ भूल जाते थे हम लोग। क कपपई का, कहर सई की, क दीर्घई की, खूब थप्पड़ खैले बन कनैठी खूब मिला है। आपको भी मिला होगा, आप भी वंचित नहीं है, इसलिए ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। बचपन में ककहरा के थपड़ाक सबको मिला है, हमको भी, आपको भी, सबको। तो बच्चों ऐसे ही बनता है। आधा क एक कोई भी शुद्ध व्यंजन ले लीजिए और उस पर ये पूरी मात्रा लगा दीजिए, तो आधा क में अ मिलकर के क बन जाएगा, फिर ये आ मिलकर के का बना देगा, और ये कहर सही की बना देगा, क दीर्घई की बना देगा, ऐसे ही। तो इस प्रकार से ककहरा बन जाता है, खखहारा, गगहारा, घगहारा। क का की कू के कै को कौ कं कह ख खा खी खू के खे खो खौ खं ख घ घा घी घू घू घे घे घो घौ खं ख। ऐसे ही चलता जाना, ऐसे ही तो चलता था। इसी प्रकार से तो एक ऐसे ही एक लय में पढ़ते पढ़ते थे हम लोग। तो ये वही है बच्चों, तो इसको बोलते हैं 12 खड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 और 6 मिला के इधर 12 टोटल है। एक छोटका बचवा इधर से पकड़ा है और 6 को छोटका बचवा इधर से पड़ा है, पकड़ लिया है। तो 12 खड़ी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम बोले भाई इंट्रोडक्शन पूछे हैं, गाना क्यों गा रहे हो? तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की ओर इशारा करके कह रहा है कि भाई हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये गाना नहीं है, ये परिभाषा है। क्यों? व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते और तेरे बिना क्या वजूद मेरा। भाई स्वर अगर तुम ना रहो तो मेरा क्या वजूद है? तेरे बिना तो हम रह ही नहीं सकते मेरे भाई। हा? आप सोचिए व्यंजन वर्ण का क्या वजूद है बिना स्वर का। आप व्यंजन वर्ण को उठा के देखिए, बोलिए क, तो क के उच्चारण में लास्ट में क्या आ रहा है? अ। क में क्या आ रहा है बच्चों? अ। तो अ कौन है? स्वर है। तो बिना स्वर के व्यंजन कहां? तो हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। व्यंजन वर्ण कह रहा है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो ये प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं है, ये स्वर और व्यंजन के लिए है। समझ गए बच्चों? तो चीजें आप समझ गए हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, जिसको यहां पर अन्य की सहायता लिखा गया है, लेकिन किसी न किसी की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और वो किसी न किसी कौन है? वो है स्वर। आप उठा के देख लीजिए, क ख ग घ की कू, आपने अभी 12 खड़ी देखा। ये स्वर वर्ण ही उनका आधार होता है, स्वर वर्ण ही उनका आधार होता है। तो फाइनली जैसे हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये मैं आप लोगों के लिए गाया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना मेरा वजूद क्या। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण तो स्वर के साथ के लिए गाया था। और ये बहुत सही परिभाषा है बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से। इना की परीक्षा में जाके लिख देना, अगर कोई पूछ दे, अगर कोई मान लो ऐसा हो जाए कि कोई पूछा कि चलो व्यंजन वर्ण का परिभाषा बताओ, तो हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चुप हो जाए, एक थप्पड़। गाना गावे का कहने की परिभाषा पूछनी है, तो हम तो परिभाषा नहीं बताई है। अब तरना बुझेला तो हम क्या करी? मान लो ऐसा हो जाए तब क्या होगा? अब देखो बच्चों, यानी कि बिना स्वर का इनका कुछ नहीं है, स्वर इनमें मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे क है, तो आप क में क्या देखते हो? आधा क, जिसमें हलंत लगा होता है। हलंत, हलंत आधा बना देता है। टेढ़का जो है तो लौका तनु, ये है हलंत। अब इसमें आप स्वर वर्ण जोड़ दीजिए, तो क में आधा क फिर अ, तो स्वर क्या करता है? इन आधे को पूरा कर देता है। तो कहीं भी जब आगे आप लोग पढ़ेंगे संधि वगैरह, तो स्वर क्या करेगा? इनको पूर्ण करने का काम करता है।
स्वर क्या करता है साथियों, इनको पूर्ण करने का काम करता है। तो मूल रूप से जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो ये होते हैं जो बिना स्वर के होते हैं, जिसका टुकड़ा ना किया जा सके। अब ये टूट चुके हैं, बिना स्वर के, जिनमें हलंत लगा होता है, जो आधे होते हैं। तो ये होते हैं मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध व्यंजन भी कहे जाते हैं। अब इसमें आप लोग जो बांटते हो वो क से लेकर के म तक 25, जिसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण की शादी हुई तो 3 पुत्र इसके हो गए, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ, एक ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता, क से म तक, कुल मिला के ये कितना हो गया 25। अंतःस्थ में क्या था, य र ल व, इनकी संख्या कितनी हो गई 4। ऊष्म व्यंजन, उष्मा, उष्मा, तीनों स, तालाबे स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इनकी भी संख्या 4। तो ये आपको याद रखना है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, य र ल व, जो कि 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, श श श स ह, स मैं 4 बार बोल दिया, हालांकि तीनों सा है और तीनों का उच्चारण बड़ा अलग अलग होता है। इनकी भी संख्या 4 है बच्चों। और स्पर्श व्यंजन वर्ण क से लेकर म तक, ये भी 25। अब देखिए इसका डीपली बहुत है। मैं आपको पहले ही बोला था कि अथाह है हिंदी व्याकरण, लेकिन एक जोन बांटा हुआ है कि आप किस जोन में पढ़ना चाहते हैं। आप निकल गए, ये दुनिया बड़ी अथाह है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन आपका जोन फिक्स है कि आप कहां के रहने वाले हैं, कहां जाना चाहते हैं, कहां से कहां तक जाना है। तो आपका एक जोन सेट हो गया कि यहां से यहां तक हमें स्टडी करना है। तो आप अभी 12th की बोर्ड परीक्षा के ध्यान में रखते हुए मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए बच्चों, तो कुल मिला के 25 4 29 4 33 व्यंजन वर्ण भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था संयुक्त व्यंजन। हाँ, अब मैं इधर बता दिया व्यंजन वर्ण को परिभाषित करने के लिए। अब बच्चे अपना चैट सेक्शन में परिभाषा लगा रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तनी सुन रही हो, है तनी सुन लो, हम नहीं रह सकते हैं जी। ए जी, अरे क्वीन गर्ल जी सुनिए ना जी। देखिए बच्चा लिख रहा है, ए क्वीन गर्ल जी हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं जी। ही दादा भइल बवाल है चैट सेक्शन में, बवाल मत करो लोग भाई। बवाल मत करिए। संयुक्त व्यंजन बच्चों जो कि जुड़ करके बना होता है, संयुक्त कंबाइंड, जुड़ा हुआ है। अब इस कवर्गी छ की बात कर लीजिए। ये कवर्गी छ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क में श, ये वाला श मिलाते हो ना तो छ बनता है। आधा त में र मिलाते हो तो त्र बनता है। आधा त और र मिलकर के त्र बना है। इधर आधा ज में य मिला है तो ज्ञ बना है, और आधा श में र मिला है तो स्र बना है। समझ गए, समझ गए सभी कोई। इसलिए छात्र ज्ञ स्र, छात्र ज्ञ स्र, ये चारों जो होते हैं, ये जो चारों होते हैं बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त क्यों कहा गया ये समझ गए आप सभी कोई, क्योंकि इनको ना मिला करके बनाया गया है, जोड़ करके। अब बच्चों एक चीज तो ध्यान रखना होगा आपको, एक ये छ होता है और एक ये छ होता है, तो इसको ना कवर्गी छ कहते हैं। क्या कहते हैं, कवर्गी छ। जानते हो क्यों, क्योंकि ये क में था, कवर्गी छ। और ये जो है ये च वाला क्लास में है, तो इसको हम लोग कह देते हैं चवर्गी छ। कई बार जब कहा था ना छात्र, तो छात्र में ये वाला छ लिखा जाता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय में ये वाला छ लिखा जाता है। कवर्गी छ लिखा जाता है, और छात्र छात्रा में ये वाला छ लिखा जाता है। ठीक है जी साथियों, आगे चले, आगे चले गुरुजी। आगे अब आ जाते हैं हम लोग श्वास वायु के आधार पर व्यंजन को बांटते हैं। जैसे स्वर वर्ण को हम लोग उच्चारण में लगे समय के आधार पर बांटे थे, उसके अलावा हम लोगों ने बांटा था जाति के आधार पर मेरे भाई। वैसे ही व्यंजन वर्ण को हम लोग बांट रहे हैं श्वास वायु के आधार पर, कि किसके उच्चारण में कम हवा बाहर निकले,
कम हवा लगे और किसके उच्चारण में ज्यादा, तो सीधा सीधा है, नाम में है अल्प प्राण। अल्प प्राण, प्राण का मतलब वायु होता है, हवा बात प्राण बा, हवा नहीं खेता प्राण खत्म, तो प्राण का मतलब वायु समझिएगा, और अल्प का मतलब कम, तो जिसके उच्चारण में कम हवा निकले, कम वायु निकले, उसको बोलते हैं अल्प प्राण। और महा माने महा, ज्यादा प्राण, ज्यादा वायु निकले, तो कहते हैं महाप्राण। और शॉर्टकट में एक और समझ लीजिए, अल्प प्राण को दूसरे शब्दों में कहिए तो ह कार ह ना निकलेगा उच्चारण। तो प्रत्येक वर्ग का, जो आपने कचट तप देखा ना, कचट तप, साथियों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, एक छोड़ तीसरा, छोड़ पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहना है, उसके साथ जो अंतःस्थ आएगा वो भी अल्प प्राण होगा। लेकिन पहला, तीसरा, पांचवा में से दूसरा छूट गया था और चौथा छूट गया था, वो महाप्राण है। अब बोलिए, क का उच्चारण में ज्यादा हवा नहीं निकला, लेकिन ख, ख, ह, ख, ख के मतलब हवा ज्यादा निकल रहा है ना, तो क हो जाएगा अल्प प्राण, लेकिन दूसरा का ख जो है ना, ये हो जाएगा महाप्राण। च आएगा छ, छ, समझ रहे हो, महाप्राण छ हो जाएगा और च अल्प प्राण हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण बच्चों ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, अंत तक देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है जी, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। इसके अलावा जो अंतःस्थ था य र ल व, ठीक है ना, इसका भी उच्चारण में अल्प प्राण ही है, तो इसलिए इनको अल्प प्राण, और ये उसमें व्यंजन हो गया तलाबे सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा। अगर एक नजर में देखना हो तो देख लीजिए अल्प प्राण में ये टोटल कचट तप लिख दिया, कचट तप, प्रथम, तृतीय, पंचम, पहला, तीसरा, पांचवा और इसके साथ साथ यरलव, इसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा फोटो आ जाए तनी मनी, ले लीजिए। पीडीएफ बड़ा अच्छा है सर, भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे। साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज फ्री में दीजिएगा सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का विशेष करके, ठीक है ना। तो अल्प प्राण आपने देख लिया, अब देख लीजिए महाप्राण। अब महाप्राण में क्या है भाई, दूसरा और ये चौथा जो रह गया था, और साथ में ये ऊष्म व्यंजन वर्ण, तो ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये ऊष्म व्यंजन वर्ण हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये महाप्राण है। अब आपसे पूछा जाए यहां से ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है, चार ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग आराम से कर लोगे। ये कौन है जी, रूपाली जी कह रही हैं कि अच्छी बात है सर, मैं भूल गई थी सब 12th का पढ़ते पढ़ते, अब फिर से याद हो गई, अच्छी बात है सर। ठीक है रूपाली जी, बढ़िया है सर, मुझे हुंकार बैच में एडमिशन लेना है। हाँ ले लीजिए, हुंकार बैच के लिए इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, और कॉल कर लीजिए, नंबर भी है वहां पे, एडमिशन हो जाएगा। आगे चलो बच्चों, अब जब स्वर तंत्रिया जो हमारी है बोलते वक्त, इसका उच्चारण स्थान का ट्रिक अलग से देंगे बच्चों, इन सब का उच्चारण का ट्रिक मैं अलग से दूंगा। ये बात सुन लीजिए, स्वर तंत्री में जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन के आधार पर इसको बांटा गया है दो वर्गों में, एक घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। ठीक है, एक हो गया घोष और एक हो गया अघोष। अब घोष वर्ण क्या कहता है और कौन होता है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन। बताओ जी, समझ आ रहा है ना, फटाफट से बताइए सभी कोई, हाँ या ना, जल्दी जल्दी, हाँ बोलो।
जी ठीक है, आगे बढ़ लीजिए। घोष वर्ण, जिसका उच्चारण करते वक्त सारी स्वर तंत्रियां परस्पर मिल जाती है। ठीक है, अब इसको देखो एग्जाम्पल से कैसे समझना है। जितने भी स्वर वर्ण हैं सबके सब घोष वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी घोष वर्ण है। अंतः अस्त वर्ण और ह भी घोष वर्ण है। अघोष वर्ण की चर्चा कर लीजिए, जिसमें स्वर तंत्रियां परस्पर मिलती नहीं है और हवा आसानी से बाहर निकल जाता है उच्चारण करते वक्त, लेकिन इनमें धक्का दे के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष वर्ण हो गया। तीनों श जो बचता है अघोष वर्ण। अब देख लीजिए आप यहां पे आराम से, घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष माने घूसा, अघूसा माने मुक्का। अब यहां से मुक्का चलाओगे ना तो पहला दूसरा तो ऐसे ही पास हो जाएगा। मुक्का चलाने में पहिल का दूसरा का पास, तीसरा का पर मुक्का लागल, आ तीसरा पर जब मरल तो मुड़ी की पिठाई पीछे, तले चौथो में लागल, तले बचवो में लागल, तले यारा लव में लग गया। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो घोष माने घूसा, घूसा माने मुक्का, मुक्का चलावे में पहला दूसरा छूट गई, मिस हो गई, यानी तीसरा से स्टार्ट होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यरल अवध साथ में ह, इसके साथ स्वर वर्ण भी रहता है, वो होता है घोष वर्ण। इसके अलावा जो बच गया दूसरा और तीसरा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों अघोष वर्ण। ये दूसरा क्या हो जाएगा अघोष वर्ण, इसके साथ तीनों श। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 और 3 13। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? बोल दीजिए भैया, आप बड़े मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा कृपा करिए अपने गुरुदेव पे, बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बिहार के सितारे हैं? शुभम पहले क्लास कर लो फिर चैट करना। हाँ, पहले क्लास कर लो फिर चैट करना, लेकिन चैट करना लेकिन करना है, लेकिन कब करना है? क्लास के बाद। चैट रुक नहीं सकता है, लेकिन पहले क्लास कर लो फिर चैट करना। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, घूसा वर्ण और घूसा वर्ण, सब आप लोग समझ गए होंगे। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? 4 गो वर्ण दे देगा तो आप आसानी से बना लेना। तो इसमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आपके समय का बड़ा महत्व है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों स्क्रिप्ट पर, लिपि पर। समझ गए? इसके पहले बलाघात भी होता है, स्वराघात भी होता है। समझ गए? हाँ, नरे नरे नरिया पे नरे नरे है। सर घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं, घोष को ही सघोष कह लेना। ठीक है, और एक अघोष, उसका विपरीत है ना, ऐसे ही नाम से ही लग रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं करना है। अब आप जाइए आप लोग, अब देख लीजिए बच्चों, बद्धाक्षर मुक्ताक्षर भी होता है। ठीक है ना, इसके अलावा काफी सारी चीजें होती है बच्चों, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है उस पर फोकस करो। स्क्रिप्ट, लिपि। देखिए लिपि क्या है, बड़ा प्राचीन चीजों से चले आ रहा है, बहुत प्राचीन चीजों से इसका संबंध है। तो सबसे पुरानी जो लिपि होती थी ब्राह्मी लिपि, और उसी से बना ये देवनागरी जिसकी हम बात करने वाले हैं। हालांकि भाषा ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हमारा चिन्ह होता है, संकेत, किसी भी चीज को लिखते हो ना तो एक संकेत तो लिखते हो ना, अक्षर में, वर्ण में, कुछ भी तो लिखते हो ना जी। हाँ, लिपि में आप जब किसी भी चीज को लिखते हो, अक्षरों को, ध्वनियों को, भाषा को लिखते हो, तो एक संकेत अथवा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं लिखते वक्त, वही क्या कहलाता है? लिपि। तो और सबसे प्राचीन जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, और वहीं से उद्भव हुआ है इनका देवनागरी का।
ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए, हिंदी भाषा जो है, संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, नेपाली भाषा है, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा आपने पढ़ा, आप देखे होंगे कई, तो उस वो गुरुमुखी का संकेत होता है, वो जो संकेत होता है, जो लिपि होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, वो होता है गुरुमुखी। अंग्रेजी की परीक्षा आप देने जाते हो तो भरते हो कि लिपि रोमन है। बाकी सब परीक्षा में आप हिंदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी वाले अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से उसको देवनागरी भरते हैं। अंग्रेजी में रोमन। एक बात तो याद रखिएगा, जो देवनागरी लिपि होती है बच्चों, अक्षरात्मक लिपि कहते हैं, और रोमन को वर्णात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक कहते हैं। ठीक है ना, ये अक्षरात्मक और ये वर्णात्मक। अब उर्दू भाषा कश्मीरी जो है, ये फारसी लिपि है। इसकी लिपि कौन सी है बच्चों? फारसी लिपि। बहुत आपके बस एकदम क्रीम क्रीम छांट के लाए हैं आपके लिए। ठीक है ना। अब देख लीजिए, संसार की जो अधिकतर लिपियां हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अधिकतर लिपियां लेफ्ट से राइट। आप भी कुछ लिखते हैं तो ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये पेज है तो इस पेज पे आप यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे कि राम घर जाता है। तो ये जो लिपि है ना, आप देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं की। तो एक बात मान लीजिए कि कुछ ही लिपियां है जो उल्टे तरह से लिखी जाती है, यानी कि अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो संसार की जो अधिकतर लिपियां हैं वो बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी उर्दू। उर्दू जो है, हमारे कई साथी होंगे भाई बहन जो उर्दू जानते होंगे, उनका विषय उर्दू होगा। तो जो उर्दू लिखते हैं लोग, वो उल्टा लिखते हैं, दाएं से बाएं। ऐसे लिखना ऐसे ऐसे पसंद करते हैं। हमको उर्दू नहीं आता है, जिनको आता होगा वो जरूर समझ रहे होंगे। तो उर्दू आपने देखा होगा, आपके दोस्त भाई बहन जो भी होंगे, जो उर्दू लिखने वाले होते हैं, वो राइट से यानी कि इधर से लिखना ऐसे पसंद करते हैं, ऐसे लिखते हैं। उनकी जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देवनागरी लिखी निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, जो फारसी लिपि होती है साथियों, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है। और चीनी जापानी जो भाषा होता है, ये अलग ही कहानी है इसका, ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषाएं ऊपर से नीचे लिखी जाती है, फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। समझ गया आप सभी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं तो बाकी मैं एक अलग से आपको लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। रोमन, खरोष्ठी, देवनागरी, फारसी। क्या कहोगे? फारसी लिपि। ये जो लिपि है बच्चों, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सर आप कभी औरंगाबाद भी आइए प्लीज। आएंगे। आप सबका प्रेम मिलता रहे। आपके कदम, आप हमारे कदम आपके घर तक जरूर जाएंगे, अपने भाई बहन से मिलने, आपके माता पिता जी से मिलने जरूर आएंगे बच्चों। तो अभी पढ़ाई पूरी तरह से करते रहो आप लोग, मन लगा करके। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, देवनागरी लिपि क्या है? मैं अभी तुरंत चर्चा किया था और ये पूछा हुआ प्रश्न कि देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रलिपि है, सूत्र लिपि है। चित्र में चित्रात्मक संकेत दिया जाता था। सूत्र मतलब सूत्र, धागे का, जो बांध करके, कई बार शब्दों को ना कुछ चीजों में बांध करके रखा जाता था। तो इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, इतिहासों में भी आप लोग को देखने को मिलता है, पत्थरों वगैरह पर लिखा हुआ रहता है। वही तो लिपि की शुरुआत थी।
अब देख लीजिए, देवनागरी जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह अक्षरात्मक है, लेकिन वर्णात्मक में कौन लिपि आता है? रोमन। अगर पूछ दे कि कौन सी लिपि वर्णात्मक है तो रोमन के बारे में बता देना। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वर्ण जो कि आपके सिलेबस में है खत्म हुआ बच्चों। मूल जड़ आपको बता दिया हूं, इसमें से सारी चीजों को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ रगड़ के कर लोगे। फिर शब्द वाला पढ़ा देंगे, फिर मिक्स ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो मिलते रहेंगे हम सभी कोई अगले सेशन में। एक गाना याद आ रहा था मिलने वालों से लेकर के, लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं है, अगली बार सुना देंगे। तो आप लोग मन लगा के बच्चों पढ़ाई करते रहो। कल शाम सर की क्लासेस होगी फिजिक्स की, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, अपने साथियों को बताइए और दमदार चीजों को पढ़िए शानदार तरीकों से। तो ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, खूब मन लगा करके पढ़ते रहो, प्रतिदिन मेहनत करते रहो। आपका मेहनत ही आपका डंका बजाएगा सफलता का। खामोशी अभी होनी चाहिए, पर सफलता शोर मचाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी व्यक्ति प्रतिदिन अपने कामों में लगा है ना, जिसका सपना ही है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है, मैं जो कर रहा हूं वो करना है, कोई बाधा नहीं बन सकता। तो साथियों ठान लो, ठान लो, कदमों को बढ़ाते रहो, चलते रहो, हर कठिन परिस्थितियों को मात देकर। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जैसी भी हो परिस्थिति, हर परिस्थितियों को मात देकर आगे बढ़ो। हाँ, हर परिस्थितियों को मात देकर आगे बढ़ते रहो बच्चों, तब जाकर के सफलता तुम्हें मिलेगी। एक चीज ध्यान रखना, जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ते वक्त झुक के चढ़ना चाहिए, नम्रता अंदर रखना। अकड़ जिस दिन आ गई ना, उस दिन अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगेगी। जिस मेहनत से फर्श से अर्श तक जाते हैं, वो तुरंत अर्श से फर्श पर ला देगी। तो नम्रता, झुकाव, विनम्रता सब कुछ होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, संस्कारी जरूर बन के रहिए, अपने संस्कार मत खोइए। माता पिता परिवार ने, बड़ों ने आपको बड़ा अच्छा संस्कार दिया है, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का। आपके कर्मों से, आपके संस्कार से, आपके चाल चलन से, आपके रहन सहन से सिर्फ आपका परिचय नहीं, आपकी पूरे खानदान की, आपके पूरे परिवार का परिचय होने वाला है। इसलिए आप अच्छे तरीके से रहिए, अपना अनुशासन अच्छा बना के रखिए, अपना संस्कार अच्छा बना के रखिए। जीवन में पढ़ाइयां जो है बच्चों, किताबी ज्ञान जो है वो कुछ रुपए कमाने के लिए, नौकरी पाने के लिए मिल सकता है, लेकिन जीवन को सरवाइव करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे बात किया जाता है, कैसे रहा जाता है, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये वही मिट्टी की दीवारों में, घर के चार दीवारी के अंदर, वही हमारे माताजी, वही हमारे पिताजी, वही हमारे चाचा चाची, दादा दादी, बड़े लोग, उनके संस्कारों में यह बात लिखा हुआ है कि किस तरह का व्यवहारिक ज्ञान होता है। ये किताबों में नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सभी कोई, ठीक है ना। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। टेलीग्राम पर जो साइंस संग्रह का चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पर ले लीजिए। और इसके हिंदी व्याकरण का सारा कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ धीरे धीरे अपलोड हो रहा है बच्चों। तो साइंस संग्रह ऑफिशियल का एप्लीकेशन है, अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो कर लीजिएगा। वहां पर इससे संबंधित सारी चीजें, पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी वहां पर भी है, और लाइव टेस्ट वगैरह भी होगा, चीजें चल रही है, ठीक है। तो मैं जितनी बातें बताया उन सब पे ध्यान रखना, प्रतिदिन मेहनत करो, पढ़ाई करो। आपके लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। एक और बात कि रंग तो आप ही की मेहनत लाएगी, हमारी मेहनत और लोगों की मेहनत थोड़ी रंग लाती है, मेहनत तो आपकी रंग लाती है। तो आप अपना मेहनत करिएगा और आपकी सफलता में आपका योगदान होगा, आपका श्रेय होगा, ठीक है जी। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने माता पिता को प्रणाम करिएगा हमारे तरफ से भी। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू बच्चों। अब इसका मतलब ये मत समझना कि पतली कमरिया वाला गाना गाने वाले हैं हम, नहीं गाएंगे, अगले क्लास में। बाय, टेक केयर बच्चों, मुलाकात होगी
कल की क्लासेस में, और कल हिंदी का क्लास, हिंदी व्याकरण का कल भी क्लास होगा। कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, इससे रिलेटेड जितना भी आए 10 20 50 जो भी आएगा कल लेके आएंगे। कल 9:30 बजे तैयार रहना, तैयार रहना, कमान खींचेंगे हम। ठीक है, बाय, लव यू बच्चों, लव यू ऑल। मन लगा के पढ़ना सभी कोई।